Hello everyone. My name is Umesh Gupta and I have appeared in UPSC mains examination with electrical as an optional. So this is brief about me. वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, नाम ही लिखा है बस. कई लोगों की डिमांड थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कोई वीडियो बनाऊँ स्ट्रैटेजी पे या फिर मेंस में कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं. तो व्हाट आई डिड कि आई थॉट कि मेरा जो पर्सपेक्टिव था and the way I used to approach the question paper in the main examination hall, I should share that. And since I could do decently well, not that excellently well, but still I was very consistent with electrical engineering performance, so I thought I should shed some light on this. First I'll tell, in 2017 I scored 278 marks in electrical engineering paper, and in this year 2019 it was 275, but this was very good score considering the fact that 2019 में जो बाकी ऑप्शंस थे ना उसमें काफ़ी कम मार्क्स थे, लाइक एवरेज स्कोर वाज अराउंड 260 250 ऐसे. सो इट वाज नॉट लाइक 300 प्लस ऑलवेज, राइट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एग्जाम हॉल में आप क्या करते हैं ना, दैट वेरी मच डिसाइड्स योर मार्क्स इन द इलेक्ट्रिकल पेपर और किसी भी टेक्निकल ऑप्शनल पेपर में, बीट मैथमेटिक्स या फिर कोई भी अलग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो, बीट मैकेनिकल, बीट सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट. सो दिस इज हाउ आई थॉट दैट आई शुड गिव यू पीपल समथिंग सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स और बाकी ऑप्शनल से आप बेहतर कर पाएँ. एंड ये जो रहता है एक फैक्टर की इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स अच्छा नहीं करते हैं and people are not getting very top ranks, but believe me, people are even getting top 10, top 20, top 30, top 50 ranks as well. रीज़न ये है कि देखो यार, कम लोग रहेंगे अगर एग्ज़ाम देने वाले तब तो ऑब्वियसली कम ही लोग सेलेक्ट होंगे ना. सो इन एंथ्रोपोलॉजी देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मे बी 4-5,000 आर राइटिंग मेंस थ्रू एंथ्रोपोलॉजी ओनली, तो उसमें से ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है. सो दिस इज़ डिटेल अबाउट मी. My Instagram page, my Facebook page, you can follow me there. और टेलीग्राम भी एक मैंने बनाया है, चैनल बनाया है जिसपे I'll share the notes और जो भी वीडियो के लिंक वगैरह होंगे वो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, फर्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है ना कि पेपर अगर टफ है सो यू शुड बी हैप्पी. स्पेशली इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऑप्शनल वाले, आपको खुश हो जाना चाहिए. अगर पेपर टफ आया इट मीन्स इफ़ यू हैव डिसेंटली प्रिपेयर्ड, आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं. दैट वाज द केस इन 2019 वाला पेपर. इसीलिए मैंने 2019 के पेपर को पिक किया है. इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जिसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है, इंसान कभी प्रिपेयर ही नहीं करता है उन चीज़ों को. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए इन्होंने जो कि कह सकते हैं यार काइंड ऑफ सिलेबस में ही नहीं है, राइट. सीरीज इन्वर्टर पूछ रखा है, तो 2 फेज इंडक्शन मोटर पूछ रखा है जो कि हम कभी करते ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं करता, राइट. और इफ़ यू से दैट दिस दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो ऐसा नहीं है. सिलेबस में इंडक्शन मोटर लिखा है तो उसमें सभी आते हैं, इन्वर्टर लिखा है तो सभी आते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था तो इट मे बी कंटेंशियस. इवन यूपीएससी में हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था लास्ट ईयर की, सी दिस थिंग्स आर आउट ऑफ सिलेबस. आई डोंट नो कितना उन्होंने कंसिडर किया नहीं किया, उनकी बात है, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है. बट स्टिल इट फेल्ट दैट द पेपर वॉज आउट बियॉन्ड द सिलेबस, ऐसा लगा था. क्योंकि बिलीव मी इट वॉज वेरी वेरी टफ पेपर. कोई भी 500 में 450 460 भी नहीं कर पाए लोग, राइट. मैक्सिमम अटेम्प्ट वाज अराउंड 400, दोनों पेपर मिला के देखा जाए तो आउट ऑफ 500 पीपल कुड डू 400 ओनली, ठीक है. तो अब देखो बेसिकली मेरा अप्रोच क्या रहता है टेक्निकल सब्जेक्ट में या किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करना, बिकॉज देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 5 ओनली. सी इट इज रिटन देयर, right. 8 questions in 2 sections and you have to attempt 5 out of 8. Out of 5, 2 are compulsory. Question number 1 and 5 are compulsory and remaining 3 you have to choose from both the sections. उसमें से किसी एक सेक्शन से एटलीस्ट 1 तो करना ही करना है. यहाँ पे स्टार्ट होता है कन्फ्यूज़न. और बिलीव मी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इतना सारा टाइम जाता है एग्जाम हॉल में सेलेक्ट करने में ये कि भैया कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है. मैं तो बना के देख लेता था कि यार आंसर आ रहा है, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा. बट आप एक स्ट्रेटजाइज कीजिए कि आपका कहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ कीजिए और सेलेक्ट कीजिए क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स. यहाँ पे इंटेलिजेंट होना है, मतलब इमोशंस में नहीं जाना किसी. इफ़ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्क थ्योरी और
उसमें आप कम मार्क्स के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अनदर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम अ टफर सब्जेक्ट बट स्टिल यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, गो फॉर दैट, क्योंकि आपको मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे इमोशंस में जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा है, आई विल डू दिस ओनली, ईएमटी मेरा अच्छा है तो आई विल डू ईएमटी ओनली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखना है कि जो 50 मार्कर है उसमें आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो 50 मार्कर होगा उसमें एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे अभी। लेकिन प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड कि हमेशा जो है इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, हालांकि इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं हर साल, बट स्टिल क्या पता यूपीएससी को कुछ मज़ा नहीं आ रहा, उन्होंने गेम खेलना हो। तो 2017 में किया ना, तो 16 तक क्या आते थे, सारे क्वेश्चन आते थे कितने 15 मार्कर के, ठीक है, सॉरी 12.5 के आते थे, 12.5 इंटू 10 जो 250 का जीएस का पेपर आता है। बड़ा गेम खेला उस साल, कई लोग धोखा खा गए उसमें, राइट। इट वाज इन 2017 एग्जामिनेशन, जिसमें यूपीएससी ने क्या किया कि पहले 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क के दे दिए, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन थे उनको 15 मार्कर दे दिया, ठीक है। तो अब देखो ऐसी प्रैक्टिस करके तो कोई गया नहीं था। हम लोग टेस्ट सीरीज में क्या लिखते थे कि भैया 12.5 नंबर के 20 क्वेश्चन आने हैं। अर्लियर इट यूज टू बी 12.5 इंटू 20, सबका इक्वल वेटेज था, राइट। इन 17 व्हाट दे डिड कि 2 सेक्शन में बांट दिया, पहले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, अगले 10 क्वेश्चन 15 नंबर के। अब देखो यहाँ पे लोग धोखा कहाँ खाए, धोखा ऐसे लोग खाए जो कि पेपर को पूरा नहीं देखते हैं स्टार्ट में, ठीक है। उनको लगा कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे ही होंगे, अरे बगल में लिखा हुआ मार्क्स तो देख लेते, लेकिन यार उस समय इतना स्ट्रेस होता है ना, स्पेशली GS1 का पेपर लोग देने जाते हैं तो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, इतना स्ट्रेस होता है कि इंसान देखता ही नहीं कितने मार्क का क्वेश्चन था। सॉरी, होता क्या है कि लोगों ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो किसी ने अगर मार्क्स नहीं देखे और 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक जाते जाते उसके 1.5 आवर से ऊपर ही खत्म हो गए होंगे। अब पता चला उसने 100 नंबर ही अटेम्प्ट किया 1.5 घंटे में, अब 1.5 घंटे बचे हैं, 150 नंबर करना है, उसका एग्जाम वहीं पे, मतलब वो डिस्क्वालीफाई होना स्वाभाविक है, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो चालाक लोग थे, जो पेपर को अच्छे से पढ़ते थे, देखते थे कि इंस्ट्रक्शंस देखना है या नहीं देखना है, इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ लिया, क्वेश्चंस को देख लिया, उनको पता चल गया यार नहीं 11 से 20 तक तो 15 नंबर वाले हैं, जैसे मैंने किया, व्हाट आई पॉइंटेड आउट कि भैया 11 से 20 तक जो है वो 15 मार्कर हैं, तो आई शुड गो फॉर देम। यहाँ 150 मार्क्स है मेरे पास, ठीक है, तो पहले उसको लिया जाए ना, राइट। और उसमें देखो 15 मार्कर में बेसिकली आपके पास लिखने के लिए हालांकि 250 वर्ड्स हैं, यहाँ 150 वर्ड्स होते हैं 10 मार्कर वाले में। यहाँ पे वर्ड्स को भी ध्यान में रखा, और जिन लोगों ने नहीं ध्यान में रखा वो फिर वो 200 वर्ड्स लिख के आए होंगे या कम लिख के आए होंगे, राइट, और 10 मार्कर में ज़्यादा लिख के आए होंगे। इसीलिए मोरल ऑफ दिस, मतलब ये चेंज को बताने का पर्पस ये था कि ध्यान रख लो कि भैया कुछ चेंज हो सकता है, अगर अभी तक नहीं हुआ तो नॉट नेसेसरली आगे भी नहीं होगा, राइट। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, इसीलिए इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ें। एंड पेपर में एक चीज़ लिखी होती है, एक लाइन विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, लिखता है एज्यूम सुटेबल डेटा, राइट, assume suitable data whenever necessary, if considered necessary, right। अब देखो and indicate the same clearly, बोलता है सबको क्लियरली बताओ। अब देखो कोई भी डेटा अगर आप एज्यूम करते हैं या कुछ भी ऐसा चीज जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बी इट अ स्टैंडर्ड कांस्टेंट, सपोज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर समथिंग होता है, 10 टू द पावर 23 और समथिंग, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। अगर आपको नहीं दिया है देन यू हैव टू मेंशन दैट, ये अज्यूमिंग, ठीक है। अगेन आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी अज्यूम करते हैं तो प्लीज राइट अज्यूमिंग, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, राइट। अगर आप मान लीजिए आप बीजेटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, एंड इफ इट इज अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, तो जो कट इन वोल्टेज है उसको 0.7 वोल्ट अज्यूम किया है आपने, इसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पे 0.8 वोल्ट होता है, कई जगह 0.7 वोल्ट होता है। अगर मेंशन नहीं किया है कि इट इज अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, एंड अगर आपके दिमाग में क्लिक करता है इट्स कि इसको मेंशन करना चाहिए, तो आप सिलिकॉन लिखिए वहां पे, अज्यूमिंग SI ऐसे लिख दो, अज्यूमिंग SI ट्रांजिस्टर, या BJT लिख दो,
ठीक है। तो दीज थिंग्स विल गिव यू एडेड एडवांटेज। अगेन इसको तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास टाइम हो। पता चला टाइम ही नहीं है, 10 मिनट बचा है, 50 नंबर क्वेश्चन अटेंड करना है, तो ऐसा नहीं कि यही लिखते रह जाए, ठीक है। तो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो इसीलिए सबको मतलब ध्यान में रख के करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अनलेस स्ट्रक ऑफ। अटेम्प्ट ऑफ ए क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ नहीं भी करेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्ट्रक ऑफ नहीं भी करेंगे उसको तो, बट स्टिल आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी नेसेसरी हो ना काट दें, जहाँ भी मतलब आपको लगे वहाँ काट देने चाहिए। बट ये चीज़ ध्यान में रखना कि इफ़ यू आर, लेट सपोज कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 and 5 तो कंपलसरी है, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, आप कर रहे थे उसको, इन बिटवीन यू फेल्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ अब आपको सेकेंड सेक्शन से दूसरा क्वेश्चन करना है, इसको काटना ना भूलें प्लीज़, डोंट एट ऑल फॉरगेट इट। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 पूरी 50 मार्क्स का करेक्ट भी किया है ना, ये ब्लंडर कई लोग कर जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 था उसको पूरा काटना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नहीं काउंट होगा। इससे ऐसे सिचुएशन में लोगों के मार्क्स नहीं आते। ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। मेरे कई फ्रेंड्स ने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिकल में यार उनके 150 मार्क्स आए दोनों पेपर मिला के। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जिसने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है 200 के नीचे नंबर तो आ ही नहीं सकता है ना। सो दैट मे बी द केस कि वो ऐसी चीज़ भूल गए हों या ऐसा ब्लंडर कर आए हों। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो सेक्शन 1 and 5 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। बट अगेन ट्राई टू गिव मोर टाइम टू दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको कॉन्फिडेंशियली आता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस टू हैव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना है और आपको आंसर फाइंड करना है यहाँ पे थेवेनिन निकाल के, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया अप्लाइंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये इक्वल टू दिस, नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं वो आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। जैसे ये 10 मार्क्स का है तो आपको इसमें 10 आउट ऑफ 10 लाना है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कंप्लीटली नहीं पता, वहाँ पे आप थोड़ा सा ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, राइट। अगेन देखो इस साल का पेपर बहुत टफ था। ये 2019 का पेपर मैंने उठाया है, इसमें भी नहीं मिल पा, इनपुट रेजिस्टेंस भी नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग, बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे। और सभी ने मतलब पेपर 1 में 60-70 मार्क्स सबने स्किप किया था, 60-70 मार्क्स सॉल्व नहीं हो पाया था। स्टिल वी पीपल टेंड टू स्कोर वेरी डिसेंट मार्क्स। रीज़न बीइंग कि नॉर्मलाइजेशन तो होता है यार, मतलब पेपर में होता है, क्योंकि जब एवरेज नंबर नीचे जाएंगे बाकी ऑप्शनल के ऊपर जाएंगे तो ये लोग ऊपर अपलिफ्ट होता है, राइट। तो इसीलिए बी हैप्पी इफ यू आर गेटिंग अ टफ पेपर ना, प्लीज़ बी हैप्पी। और उस समय क्या करना है, घबराना नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा है, ढूंढ के सॉल्व करना है। जो हो रहा है उसको सॉल्व करते जाना है बस, और जितना नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। जैसे ही टफ पेपर मिलता है ना, बट आई हैव फेल्ट कि इट इज़ ए बून फॉर यू पीपल, स्पेशली टेक्निकल वालों के लिए, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन है ये सब आप लोग देख लेना। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द स्ट्रैटेजी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाऊंगा मैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपको डिसाइड करना है, राइट। जैसे ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 and 5 तो आपको करना ही करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 यू हैव टू डेफिनेटली डू। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है करंट I1 and I2 का एक्सप्रेशन यू हैव टू डिटरमाइन इन टाइम डोमेन फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, राइट। इट सीम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन थिंक ऑफ इट। cos क्यूब 10t है, ठीक है ना। व्हेन यू विल ब्रेक दिस डाउन, cos 310t cos 30t भी बनेगा, cos स्क्वायर t का भी टर्म आएगा, मतलब cos 20t भी बनेगा, राइट, एंड cos t भी आएगा। सो 3 फ्रीक्वेंसीज विल बी देयर, राइट। दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, क्योंकि 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की करंट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपकी। अब इन्होंने cos क्यूब 10t है, कुछ लोगों ने cos 10t ही मान के इसको सॉल्व कर दिया, तो क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए। जैसे ऑब्जर्वेशन होता है ना, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स।
इफ यू डोंट ऑब्जर्व द क्वेश्चन प्रॉपरली यू विल डेफिनेटली मेक मिस्टेक्स, ठीक है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि ये छूट जाता है, सपोज आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे ये मिली छूट गया, जैसे यहाँ पे मिली हेनरी लिखा है, किसी ने हेनरी ले लिया, एमएच की जगह सिर्फ एच समझ लिया, माइक्रोफैरड है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस रहती है तो ऐसी गलतियाँ होती नहीं है, बट वह प्रेशर सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ बी अलर्ट, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट करने की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं होता व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक ग्रे एरिया में रखता कि आई विल नॉट डेफिनेटली इग्नोर इट बट आई मे सॉल्व इट, नॉट नेसेसरली आई विल सॉल्व इट, ठीक है। अब देखो ये एक लॉसलेस लाइन की बात की है इसने, इसको देखेंगे कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में बोलता है ये ऐसा है, ओपेम में दिया है, इसका ओपेम डिफरेंशिएटर सर्किट है, इसका भी आउटपुट को निकालना है, स्केच करना है आपको। तो अल्टीमेटली दीज टू क्वेश्चंस बी और सी सीम टू बी सॉल्वेबल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए जो है, पार्ट ए है जो 20 मार्क्स का, उसमें आप श्योरिटी नहीं है आप कितना टाइम लगेगा, आप 3 फ्रिक्वेंसीज के साथ कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या 3 डिफरेंट अलग अलग करंट, क्योंकि इन जनरल जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हम किए हुए नहीं रहते हैं। तो अभी के लिए आप होल्ड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। इसका डी पार्ट भी है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑपरेशन ऑफ 2 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, एक 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, राइट। सो दिस यू कैन बी श्योर ऑफ, 10, 20, this you have doubt and this one see 2 फेज इंडक्शन मोटर प्रिपरेशन में कोई नहीं पढ़ता यार, ध्यान रखो कोई भी नहीं पढ़ता, इवन लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते, जो लोग मशीन में शायद एमटेक करते होंगे या फिर पीएचडी करते होंगे वो लोग पढ़ते होंगे। तो ये क्वेश्चन तो देखो भैया नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप 50 में से 8 मैक्स 40 कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगाया तो, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है कि यार इसको होल्ड पे रखो, क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है या नहीं। अब हमें एक पार्ट से एक क्वेश्चन तो करना ही है ना, एक सेक्शन से जो बचे 3 क्वेश्चन है उसमें से, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से एक तो करना ही है। तो इसीलिए अब मैं 3 और 4 को देखूंगा कि उनमें से क्या कोई एक किया जा सकता है, राइट। लेट्स सी। अब देखो सीरीज इन्वर्टर आ गया। अगेन इफ यू आर वेरी साउंड विथ योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीरीज इन्वर्टर पढ़ते नहीं है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है लेकिन यहाँ नहीं पढ़ते हैं। 2 गेट करंट है, ये है वो है, समझ में नहीं आता। मतलब आप बात यह है कि आप नई चीज़ वहाँ पे डिवाइस नहीं कर सकते, आपके पास टाइम लिमिटेड है। क्यों ना उन क्वेश्चन को किया जाए जो पहले से कर रखा है, ठीक है। अगेन मूव अहेड, भैया ये भी डाउटफुल लग रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। स्केच द कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सिग्नल्स गिवन, 2 सिग्नल हैं, जस्ट ड्रॉ देम, राइट। और एच टी है उसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगी, राइट। कि एक्स टी और एक सिग्नल एक्स टी है और डेल्टा टी होता है, तो उसका प्रॉपर्टी यूज करके दिस कैन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बिलीव मी, राइट। अब उसके बाद क्या बोला है कि इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालो, तो दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व। तो ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 10, 20, राइट। एंड दिस क्वेश्चन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका पावर, फ्रीक्वेंसी, डेविएशन एंगल डेविएशन रेशियो, फेज डेविएशन, बैंडविड्थ, दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। सी क्वेश्चन नंबर 3 सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आप यहाँ पे 10, 20, 10, 30 आउट ऑफ 50 यू आर गेटिंग श्योर शॉर्ट 30 मार्क्स। अब कंपेयर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की कंपेरिजन अगर मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको श्योर शॉर्ट 30 भी नहीं मिल रहे थे, राइट। अब पहला 20 मार्क्स जो था उसमें श्योर नहीं है, लास्ट के जो 2 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें भी श्योर नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास 30 मार्क्स में श्योर ही नहीं है। 20 मार्क्स के बारे में आप श्योर हो सकते हैं वहां पे, बट हियर 30 मार्क्स इज योर श्योरिटी, राइट। सो अगेन आई विल होल्ड ऑन, आई विल सी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो एफएम पे क्वेश्चन आया, ठीक। एफएम पे इसको पढ़ लो, अज्यूम दैट यस इट इज द सॉल्व करने वाला है, ठीक है। अज्यूम दैट कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट द डिटेक्टर आउटपुट, ये दिस कैन बी डेराइव्ड, ये डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किया जा सकता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट चीज, डीसी शंट जनरेटर का इसने फील्ड कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, ठीक है। ग्राफिकली डिटरमाइन द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ शंट जनरेटर, राइट।
ग्राफ का यूज़ करके फील्ड रेजिस्टेंस, वो जो ओपन कैरेक्टरिस्टिक होता था शंट जनरेटर का, उसके थ्रू डिटरमाइन करना है। जस्ट लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इस पर। 20 मार्क 40। अगेन 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं कर सकता। अगेन ये 2 क्वेश्चन इसमें यू कैन नॉट बी प्रीटी मच श्योर, ठीक है। तो देखो ये टफ क्वेश्चन है, किया जा सकता है। दिस इज एन ईजी वन अगर आपको आता है, ठीक है। लास्ट वाला यू कैन डू इफ यू हैव प्रैक्टिस बिफोर। तो अल्टीमेटली देखो, अगर मैं होता तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में किसी भी क्वेश्चन में आई कैन नॉट बी श्योर ऑफ 50 मार्क्स, सिंपल। क्योंकि पेपर टफ लग रहा है देखने से यार। पहले जो इसके पहले वाले पेपर्स आते थे उसमें लगता था कि यार मतलब इजीली मैं एक आध क्वेश्चन तो होता था जिसमें 50 मार्क्स का हम श्योरिटी के साथ बना सकते हैं, पहले सेक्शन में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आई विल ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मेरे पास 30 मार्क्स श्योरिटी है, 20 मार्क्स में छोड़ दूंगा सेक्शन ए से, ठीक है। अब देखना है, देखो अब द प्रॉब्लम इज कि अगर सेकेंड सेक्शन में से एक क्वेश्चन और करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से, अगर वहाँ पे तीनों क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, अब देख लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में अगर 2 क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो हम 2 वहाँ से करेंगे। तो व्हाट आई वुड डू कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उनको खत्म करने के बाद, उनको देखो 5 क्वेश्चन है आपके पास, 3 घंटे हैं टोटल, ठीक है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स। सो फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव 36 मिनट्स, ठीक है। 36 मिनट है। कंपलसरी वाले में चूंकि 5-5 पार्ट होते हैं तो आप वहाँ 40-40 मिनट ले सकते हैं, बाकी सब में आपको 30-30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। ये टाइम मैनेज करना होता है। डोंट सी एज अ सिंगल क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं करने जा रहा हूँ और मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए नहीं आता, राइट, आई डोंट नो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 3, मेरा टाइम बच गया ना इसमें, दैट टाइम आई कैन यूज समवेयर एल्स। इसीलिए पेपर को फर्स्ट इंस्टेंस पे देखना जरूरी होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन 1 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं तब देखेंगे बाकी पेपर को, नहीं, ऐसा नहीं करना है। टेक्निकल में आपको टाइम अलोकेट अपने हिसाब से करना है। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, टाइम बचेगा ना उनको सॉल्व करने के लिए, तो वो पेपर में छोड़ोगे उसको, उस टाइम को कहीं और यूज़ करो। इसीलिए पेपर को इनिशियली देखना बहुत ज़रूरी है। टेक अ ग्लैंस, जैसे 10 मिनट 5 मिनट पहले मिलता है ना, उस टाइम पे सॉल्व करने की बजाय पेपर को देखो कि कहाँ पे हम टाइम चुरा सकते हैं, कहाँ पे टाइम कंप्रोमाइज़ करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में अगेन ये कंपलसरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, यू डोंट नीड टू ड्वेल मच अपॉन दैट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, राइट, 7 and 8, राइट। व्हाट आई विल डू, आई विल सी द क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखते हैं, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देख लो इसमें आप कितना सॉल्व कर सकते हो 6 के ए, बी, सी और डी में, राइट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये किया जा सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कंडीशंस पे कमेंट करना है, हाउ दे विल मतलब परफॉर्म। इसके एक्टिव मोड होगा या फिर सैचुरेशन मोड होगा या फिर कट ऑफ रीजन पे ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर, राइट। बाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस कैन बी डन। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को नैंड गेट से बनाना है, इसके ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करना है। यू कैन डू इट दिस एज वेल, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन है लाइटिंग लोड से है, ये दिस इज ऑल्सो पावर फैक्टर करेक्शन वाला। सो सी क्वेश्चन नंबर 6 में यू कैन डू बी, सी एंड डी, इट मीन्स यू कैन डू 30 मार्क्स यू कैन इजीली डू। और ये वाला जो है ना, इसको आप डेसी पर देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अगेन दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड, प्लीज लिसन केयरफुली हियर। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखते हैं ना कि एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द सरफेस ऑफ द ओशियन फॉर विच सिग्मा इज दिस, एप्सिलॉन आर म्यू आर इज दिस, तो यार कुछ नहीं कह रहा है कि ये जो ओशियन है ना, इधर पानी है, ठीक है, उसके ऊपर हवा है, हवा में एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है। एरोप्लेन कैसे बनेगा, चलो ऐसे ही बनता है, मछली बन गया ऐसे लग रहा है, पता नहीं टिड्डा बन गया, कुछ तो बना है, मतलब एरोप्लेन है ये, ठीक है। तो अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो यार कुछ नहीं कर रहा है, ये मीडियम की बात कर रहा है कि ये मीडियम 1 हो गया, ठीक है, और ये मीडियम 2 हो गया, इसके अलावा ज़्यादा नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे इसलिए देख के छोड़ने का सोच लिया था कि यार ये एरोप्लेन उड़ रहा है, कहाँ से, हम पढ़ा ही नहीं हमने कहीं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है, ईएमटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब फील्ड जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, एरोप्लेन ट्रांसमिट द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज प्लेन वेव हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 1000 वोल्ट पर
मीटर, मतलब इस मीडियम 2 में ई की वैल्यू आपको दे रखी है, ई 2 मैं बोल देता हूँ इसको, तो 1000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एंड प्रोपेगेट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इसका डायरेक्शन भी दे दिया है, ये देखो अगर इसको मैं जेड डायरेक्शन ले लूँ इसको, ठीक है, के डायरेक्शन पे, तो ये डायरेक्शन भी दे रखा है। इफ अ सबमरीन रिक्वायर्स ए मिनिमम सिग्नल ऑफ 20 माइक्रो वोल्ट पर मीटर, अब यहाँ देखो पानी के अंदर कोई सबमरीन है, मान लो ये सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन है कुछ, अब ये सबमरीन के पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रखा है इसने E1 फॉर एडिक्वेट रिसेप्शन, डिटरमाइन द मैक्सिमम कम्युनिकेशन डेप्थ ऑफ द सबमरीन। तो अब क्या है, डिस्टेंस बेसिकली निकालना है, ये वाला डिस्टेंस कम्युनिकेशन डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो देन आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। अब किसी ने पढ़ा होगा इसको तो कर लेगा। तो इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 50 मार्कर भी किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज हियर यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 आउट ऑफ 50, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखते हैं। देखो कुछ पार्ट 1 से हमने 2, 3, 4 देखे थे, दोनों में किसी में 50 आउट ऑफ 50 नहीं बन रहा था। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन में 50 आउट ऑफ 50 बन गया है। सी सेकेंड क्वेश्चन, दिस ऑल्सो सीम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये निकाल लो, जेफेट पे क्वेश्चन है, जेफेट क्वेश्चन आर ऑलवेज इजी, ये कर लो। अब ये है लोकस ऑफ द टिप ऑफ द आर्मेचर करंट फेजर इज अ सर्किल फॉर सिंक्रोनस मशीन। बेसिकली जो सर्किल डायग्राम है ना, वो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर ये इसका डेरिवेशन आपको आता है देन वेल एंड गुड। स्टिल इन क्वेश्चन नंबर डी इसको एक मिनिमाइज करना है, तो इसका आप फंक्शन लिख लो एंड देन यू कैन मिनिमाइज बाय यूजिंग के मैप। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी, ये कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर डी आप कर सकते हो, सी में कांट बी श्योर, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर ए। तो मतलब 20, 10, 30, 10, 40 यू आर 100% श्योर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अटेम्प्ट करना चाहिए यार, बट अगेन बिफोर अटेम्प्टिंग 6, 7 सी द क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पता कि आप बहुत इजीली पूरे 50 कर सकते हो। दो इट्स नॉट द केस हियर। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्लोप A to D कन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल ऑपरेशन। यहाँ पे देखो 20 नंबर पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, 20 मार्क पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। सी दिस इज 20 मार्क्स और A to D कन्वर्टर बनाना है, इसके ऑपरेशन को बनाना है। कितना भी लिख दोगे ना, कैसा भी डायग्राम बना दोगे, ही विल नॉट अवार्ड मोर देन 12 और 14, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता ना, तो यू कुड गेट 20 आउट ऑफ 20। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके लेट्स मूव अहेड। अब देखो ये 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज़ स्टेजेस विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ये दे रखा है। ओवरऑल गेन इसका सिंपल फार्मूला बेस्ड है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डायग्राम दे दिया है, BH कर्व दिया है। ये भी देखो, ये जो बड़े बड़े डायग्राम्स आते हैं ना, कभी भी उसको देख के नहीं डरना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि देखो एग्जाम में जो फोटो देख के डर गया ना, वो तो लिटरली मर गया, ठीक है। और जहाँ जहाँ फोटो या फिर ऐसे बड़े भारी भरकम शब्द होते हैं ना, बिलीव में यूपीएससी के इसमें यूपीएससी वाले पेपर में ना बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए छोड़ दिया था कि यार ये इतना बड़ा बड़ा डायग्राम है, नहीं हो पाएगा। और जब वापस आके देखा ध्यान से, तो इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था कि आप ये जो कितने मार्क्स का है, ये 10 नंबर फ्री का है, ठीक है। लोड लाइन का स्लोप निकालना था, बहुत ही ईजी था। अगर किसी ने बेसिक जो मैग्नेटिक सर्किट है वो पढ़ रखा होगा कॉलेज लेवल पे भी ना, तो ईजिली किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। बट आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो इसको किया जा सकता है, डी को किया जा सकता है, सी को किया जा सकता है, बी इज फॉर्मूला बेस्ड, और ए जो है ये है। अगेन इसमें सारे किए जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी वेरी मच श्योर अबाउट इट, जैसे मैं डर गया था, ठीक है। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 आउट ऑफ 50 इज लेस हियर। स्टिल अब आपको डिसाइड करना है 7 और 8 में। 6 तो आपको करना ही करना है क्योंकि उसमें 50 मार्क्स पूरे आ रहे हैं। 7 और 8 में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करना है। यहाँ पे 10 नंबर का थ्योरेटिकल है, वहाँ 20 नंबर का है, बट 20 नंबर आपको पूरा आता है। हो सकता है कि इसका जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं आता हो। ये जो सिंक्रोनस मशीन के लिए जो लोकस निकालना था, एक टिप ऑफ द आर्मेचर करंट फेजर का, ठीक है, वो हो सकता है कि नहीं आता हो आपको। तो अगेन अगर आपको कंप्लीटली 10 मार्कर नहीं आता, उसमें 50 में से 40-45 स्कोर होने के चांसेस है, तो गो विद द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता कि आई वुड हैव गॉन विथ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया, क्योंकि मैं डर गया था कि भैया फोटो है, बड़ा बड़ा सा दिखा है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
सो दिस वाज माय होल आइडिया। अब देखो आपने 2 क्वेश्चन यहाँ कर लिया ना, तो आपका जो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे जो करना था वो टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन ही वहाँ से आपको अब करना है। तो ये अब देखो इस पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा, अगर आपने पूरे पेपर को एनालाइज किया ऐसे, मुझे एनालाइज करने में आधे घंटे से ऊपर लग रहे हैं, बट वहाँ पे दिमाग तेज काम करता है और इतना आपको बोल के बताना नहीं होता, तो आप अपने अंदर ही एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है, 2, 3, 4 में ज़्यादा नहीं आता है, सब में 10 या 20 नंबर छूटना ही छूटना है। 6, 7, 6 में पूरा पूरा आता है, वो करना ही है। 7, 8 में आपका 10 मार्क्स का इधर उधर हो रहा है, उसमें से एक कर लो। सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन हो गए जो ऑप्शनल वाले होते हैं या फिर जो चूज करने वाले होते हैं। अब सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन करना है, तो आप 2 या 3 जो भी सिलेक्ट कर लो अपनी श्रद्धा अनुसार, क्योंकि वो आपकी किस्मत पे है। बट ट्राई करना कि मोस्टली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं, देखो उसमें अगर आपको आता है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स, ये होता है। सो दिस वॉज द पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक, बिकॉज सम ऑफ यू पीपल वॉन्टेड टू हैव अ वीडियो ऑन दिस, कि कुछ ऐसा मिल जाए लास्ट मोमेंट पे। देखो सब कुछ है, आँख कान नाक सब खोल के रखना है एकदम, कि देखना है पेपर कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करना है कि किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। स्टिल कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि डेटा वगैरह जो है वो सही पुट करें, ठीक है, कहीं पे गलत रीड ना कर लें। क्या होता है हमारे दिमाग में चलते रहता है, कोई और जो पहले टेस्ट पेपर दिया था या फिर पढ़ाई करते टाइम में, रिवीजन करते टाइम में कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में फिट बैठ जाती है, तो वही चीज़ वहाँ पे भी हो जाती है। तो ये सब नहीं करना है, जो वहाँ पे जो डेटा दिया है, जो भी फिगर में मेंशन किया है, वो सबको ध्यान रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, 10 ओम दे रखा है, हमारे दिमाग में 20 ओम पहले का कोई मेमोरी था, वो 20 ओम लिखा गया और आंसर गलत आ गया। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब 2-3 चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, स्पेशली जिस दिन ऑप्शनल का आपका पेपर हो, उस दिन क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ऑप्शनल से पहले 5-6 दिन का गैप मिल जाता है, ठीक है, वो टेक्निकल ऑप्शनल वालों को बहुत नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है कि जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनको टाइम मिल जाता है सारा फैक्ट्स उनको रटने के लिए 5-6 दिन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में यार 5-6 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है पहले की, लाइक आई कैन अटेम्प्ट अराउंड 400 अगेन इन दिस पेपर, मतलब जितने मार्क्स मेरे पिछले साल आए थे मे भी अभी भी आ जाए बिना इवन अ सिंगल रिवीजन, क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। बट जो टेक्निकल ऑप्शनल नॉन टेक्निकल ऑप्शनल वाले होते हैं उनको रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है, उनको एक एज मिल जाता है। सो फॉर टेक्निकल पीपल दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देम, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके मतलब माइंड को काफ़ी फ्रेश रखना है। सो यू हैव टू टेक एडिक्वेट स्लीप दैट डे, 8-9 घंटा सो जाओ आराम से बस। शाम के, जैसे आपका कल अगर ऑप्शनल का पेपर है, तो आज आपको शाम के 9 बजे तक सो जाना है। बिलीव मी, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। भले नींद नहीं आ रही ना, बॉडी को रिलैक्स करो एकदम, ठीक है, ब्रेन एकदम फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल ही फ्रेश होना चाहिए, राइट। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस video, right. I hope it will be helpful for those very few people who are going to attempt technical optional paper in UPSC exam, right. And I hope that you could do well. So I thank you all for listening carefully. Thank you.